नमस्कार। इस वीडियो में हम कोनिक और उसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो कोनिक क्या होता है? कोनिक एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है, यानी लोकस होता है। पी मान लीजिए कोई पॉइंट है एक्स वाई, वो इस प्रकार से मूव करेगा कि एक फिक्स पॉइंट जिससे यस, और हम इसे फोकस कहेंगे, और इसको कोऑर्डिनेट मान लीजिए अगर अल्फ़ा बीटा है, तो पी एस ए डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। मान लीजिए इसका इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है। ओके, तो पी एस और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए एम 90 डिग्री पर। तो जनरल कोनिक उन पॉइंट का लोकस होता है, उस पॉइंट पी का लोकस होता है जो इस प्रकार से मूव करेगा कि हमेशा पी एस और पी एम का जो रेशियो होगा एक कांस्टेंट होगा, जिससे ई इसेंट्रिसिटी बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। ओके, अब इसेंट्रिसिटी का वैल्यू ई का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो एलिप्स हो जाता है, अगर ई का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो पैराबोला हो जाता है, पैराबोला। और अगर ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला हो जाता है, ई का वैल्यू 0 तो सर्किल हो जाता है। ओके, इस प्रकार से ई के डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो पॉइंट है अलग अलग पाथ पर मूव करता है। तो अगर हम जनरल सोचें तो जनरल इसे हम लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू ई पी एम, ई इंटू पी एम कह सकते हैं। तो पी एस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ई। अब पी एम चूँकि परपेंडिकुलर है तो हम इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर जो 12th में आप पढ़े हैं कि यल तो कांस्टेंट रहता ही है, एक्स के जगह पर ये पॉइंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्स है, चूँकि हम लोकस ले रहे हैं तो हम एक्स ही यूज करेंगे, और प्लस यम के साथ वाई प्लस एन अपान रूट में यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे आप मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट एच के है, बाद में हम इसका लोकस लेंगे तो इसे एक्स वाई बना देंगे। तो उस स्थिति में हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एच, और इसको लिख सकते हैं एम के, और बाद में फिर मुझे, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एच, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं के। ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, या चाहें तो हम शुरू से ही एक्स वाई ले लें। तो x लेंगे तो यहाँ से हम x ले लेते हैं, यहाँ पर y, और सिमिलरली यहाँ पर y, और यहाँ पर हम ले लेते हैं x। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर कर दें तो x माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू ई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपान एल स्क्वायर एम स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से नीचे का रूट ख़त्म हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ एक्स स्क्वायर के टर्म आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एल एक्स का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बनेगा। सबको एक साइड करके कॉमन लेंगे तो कुछ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर 2ab का भी टर्म आएगा तो एक्स वाई का भी टर्म आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स वाई के भी टर्म आएंगे, फिर वाई स्क्वायर का भी टर्म आएगा, फिर सिंगल एक्स आएगा, फिर सिंगल वाई आएगा, फिर कोई कांस्टेंट आएगा। अगर मान लीजिए इन जनरल कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो उसे हम ए से डिनोट करें, एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h से, और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को b से, और इसको 2g से, इसको 2f से, और सबको बीच में हम प्लस यूज कर लें। साइन अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बन गया, और यही होता है कोनिक। तो कोनिक का और भी करेक्टराइजेशन होता है जो उसे दूसरे एंगल से देखा जाता है, लेकिन हम बस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसको किसी अन्य वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वो दूसरा एंगल क्या होता है? एक टर्म होता है डेल्टा, निकाला जाता है। डेल्टा इस प्रकार से बनता है ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आता है वो आता है ए बी सी प्लस 2f जी एच प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं होता है, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस माइनस, और फिर यहाँ पर भी माइनस होता है।
इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू अगर ज़ीरो आ गया, ए डेल्टा का वैल्यू होता है, तो अगर फर्स्ट केस होता है कि अगर डेल्टा का वैल्यू अगर ज़ीरो हो गया तो ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, साथ में एक एडिशनल कंडीशन इसमें और जोड़ दें, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो अगर लाइनों के बीच में एंगल थीटा होगा तो जो tan थीटा का जो वैल्यू होता है इक्वल टू 2 में h स्क्वायर माइनस ए बी अपान ए प्लस बी, इस प्रकार से ए थीटा डिसाइड होता है। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है और अगर यहाँ से मैं कहूँ कि डेल्टा ज़ीरो हो, मतलब कि डेल्टा ज़ीरो हो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो तो इम्प्लाई कर जाएगा कि पैरेलल हो जाएंगे, जो दोनों लाइन हैं उनके बीच का एंगल ज़ीरो, मतलब पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ़ अगर एच स्क्वायर ग्रेटर दैन ए बी हो जाए तो इस स्थिति में दो लाइन बनेंगे, उनके बीच में कुछ न कुछ कोण बनेगा और उस स्थिति में ज़ीरो नहीं होगा। ओके, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। दूसरा केस बनता है कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तब हम कैसे चीज़ों को जज करेंगे, तब हम आ जाते हैं जो अलग टाइप का फिगर बनता है, जैसे कि तब वो डिसाइड होगा एच स्क्वायर और ए बी में रिलेशन पर। अगर एक ग्रेटर है तो यहाँ पर हम कहेंगे हाइपरबोला, अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो हम बोलेंगे पैराबोला। ऐसे ही अगर एच स्क्वायर मतलब कि इसके साथ अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और साथ में यहाँ पर ये भी दिया हो कि एच स्क्वायर का वैल्यू लेस दैन ज़ीरो हो, तब इस स्थिति में बनेगा एलिप्स। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और एच स्क्वायर ग्रेटर दैन ए बी हो प्लस ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो हो, तब इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक क्लियर हुआ कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है इस प्रकार से, और यही कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यही ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एक कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं इसको एफ एक्स वाई कैपिटल एफ एक्स वाई से इसको रिप्रेजेंट करूं तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे, यानी कि फ्यूचर का मतलब है कि नेक्स्ट कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी इतने की तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए हम उसको ऐसा लेट कर ले रहे हैं कि इतने का वैल्यू किसके बराबर है, इतने का वैल्यू है कैपिटल एफ एक्स वाई के बराबर। तो अगर इसको इतना मान लेंगे तो कोनिक का जनरल इक्वेशन क्या होगा, सीधे सीधे एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो वेयर एफ एक्स वाई का वैल्यू इतना दिया है। ओके, तो नेक्स्ट बनता है कि कोनिक थ्रू 5 पॉइंट्स। तो एक्चुअली जो कोनिक का इक्वेशन होता है वो इस प्रकार से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें कुल कितने अननोन हैं, 5 अननोन यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो 5 अननोन दिख रहे हैं, तो 5 अननोन को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, 5 नहीं, यहाँ पर 6 अननोन दिख रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, अगर मैं सी से सब में डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सब में अगर मैं सी से डिवाइड कर दूँ, तो जो नया कांस्टेंट बनेगा ए बाई सी, इसको मैं अगर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर इसी प्रकार 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू सी के जगह पर अब 1 हो जाएगा। तो इसमें अननोन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो 5 अननोन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 5 कंडीशन चाहिए। 5 कंडीशन का मतलब है कि अगर सेकंड डिग्री के इक्वेशन को हम 5 बिंदुओं से पास करा दें, चाहे कोई भी 5 पॉइंट से, 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास करा दें, तो 5 अननोन में 5 इक्वेशन मिल जाएगा और सॉल्व हो जाएगा और सभी कांस्टेंट के वैल्यू निकल जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम एक कोनिक फाइंड कर लेंगे। मतलब कह सकते हैं कि 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक कोनिक पास होगा। ठीक है, तो इसलिए कोनिक थ्रू 5 पॉइंट्स। ओके, अब है इंटरसेक्शन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एंड ए कोनिक। तो जैसे मान लीजिए कोई कोनिक को कोई लाइन ऐसे कट करेगी,
सपोज करिए कोई लाइन है, मान लीजिए कोई लाइन है, से पास हो रहा है, जो एक्स एक्स थीटा कोण बना रहा है, आगे जाके कोनिक को कट कर दे रहा है। तो इस स्थिति में जो एम होता है, एम को ही हम tan थीटा बोलते हैं, एम स्लोप। तो यहाँ से जो ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वाई, आप पढ़े हैं कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और यही एम को हम बोलते हैं tan थीटा। तो tan थीटा को फिर से मॉडिफाई कर लेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और एम को tan थीटा को फिर से मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा अपान कास थीटा। तो एक्स माइनस एक्स वन के साथ कास अलग हो जाएगा और ये साइन नीचे चला आएगा, तो y माइनस वाई वन के साथ साइन। अब हम इसी कास को यल सपोज कर लें, यहाँ पर ये लैम्डा लिखा है लेकिन गलत है, टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पर l हो जाएगा और यहाँ पर इसी प्रकार से m हो जाएगा। तो जो हम पॉइंट की बात करेंगे कि ये लाइन आगे जा कर के किसी बिंदु पर इस कोनिक को काटी होगी, कट पॉइंट होगा, तो उसका पॉइंट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू लेट सपोज कर लीजिए, आर सपोज कर लीजिए, आर सपोज करके यहीं से पॉइंट निकालिए। तो ये देखिए यल का इधर मल्टीप्लाई होगा, एल आर हो जाएगा, एक्स जाकर उधर जुड़ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू एल आर प्लस एक्स वन। इसी प्रकार वाई का वैल्यू क्या होगा, एम आर प्लस वाई वन। ये पॉइंट यहाँ पर निकाला गया है। तो चूंकि ये जो पॉइंट है एल आर प्लस एक्स वन एम आर प्लस वाई वन, ये पॉइंट कोन पर होगा, कोनिक पर होगा, तो कोनिक को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कोनिक का इक्वेशन क्या है, एफ एक्स वाई बराबर 0, जो कि मैं ऊपर बताया हूँ। इसी में आप पुट कर दीजिए, तो ऐसे पुट कर देंगे, एक्स के जगह पर एल आर प्लस एक्स वन और वाई की जगह पर एम आर प्लस वाई वन ऊपर दिया है। पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो चूंकि f के एक्सप्रेशन में बड़ा टर्म होता है, जैसे a के साथ एक्स स्क्वायर, तो x के जगह क्या भरोगे आप, एल आर प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर, फिर 2h, x के जगह पर एल आर प्लस एक्स वन, फिर एम आर, वाई की जगह पर एम आर प्लस वाई वन, फिर उसके बाद में 2gx, तो 2gx के साथ 2g के साथ x का वैल्यू एल आर प्लस एक्स वन, 2f के साथ y का वैल्यू एम आर प्लस वाई वन, कांस्टेंट का वैल्यू फिर बराबर 0। तो इसको पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व यहाँ पर कर रहे होंगे, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें होल स्क्वायर टर्म है, और यहाँ पर जो है x1 y1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab के भी टर्म आएंगे, तो यानी कि r स्क्वायर के टर्म आएंगे। जैसे r का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो r का टर्म होगा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r का टर्म होगा, तो r स्क्वायर के टर्म होंगे, कुछ r के टर्म होंगे, सबको खोल करके एक साथ जब कॉमन लेंगे तो इस प्रकार का फॉर्म बन जाएगा, r स्क्वायर का टर्म, फिर r का टर्म, और फिर कांस्टेंट। जो कांस्टेंट बनेगा वो थोड़ा अलग टाइप का बनेगा। इस तरीके से देखिए कैसे कांस्टेंट बन रहा है, जैसे कि a के साथ यहाँ x1 स्क्वायर तो हो जाएगा a के साथ x1 स्क्वायर, फिर यहाँ देखिए 2h के साथ x1, यहाँ पर y1 तो हो गया x1 y1, ओके। ऐसे ही 2 यहाँ पर देखिए b के साथ 2b के साथ यहाँ क्या है y1 स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो बनेगा ना, ये एग्जैक्टली बनेगा एफ एक्स वाई की ही तरह है, बस एफ में x के जगह x1 है, y के जगह पर y1 है इसी का। तो इसलिए जो कांस्टेंट लास्ट में आएगा इसके पूरे के जगह पर एफ एक्स1 y1 यहाँ पर पुट कर दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है वेयर एफ एक्स1 y1 क्या है, इतना बड़ा। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपली पेन और कागज़ ले करके, पेपर ले करके इसको थोड़ा सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, सरल करिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर पहुँचने पर हम एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि r का 2 डिग्री का इक्वेशन है। तो आपको पता है कि अगर कोई इक्वेशन इस टाइप का हो, ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप का, तो r के टर्म में 2 डिग्री का है तो r के 2 वैल्यू आएंगे। तो r के 2 वैल्यू आएंगे तो उस कंडीशन में हम इस जो ऊपर यहाँ पर निकाला गया था एल आर प्लस एक्स वन एम आर प्लस वाई वन, इसमें हम पुट करेंगे, ओके, r का। तो r के 2 वैल्यू हैं r1 और r2, तो पहला पुट करेंगे r1 तो फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पुट करेंगे तो सेकंड पॉइंट। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा
लाइन था वो कोनिक को आर का 2 डिफरेंट वैल्यू मिला तो 2 पॉइंट मिलेगा, तो 2 बिंदुओं पर कट कर रहा होगा। अगर दोनों बिंदु सेम होंगे तो ये बिंदु मान लीजिए कि दूसरा बिंदु भी पहला ही हो जाए, दोनों सेम हो जाए, तो सेम होने का मतलब है एक ही बिंदु पर कट करेगा। एक ही बिंदु पर कट करने का मतलब लाइन ऐसे जाएगी टच करती हुई। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो है टेंजेंट लाइन है। अगर दोनों आर डिफरेंट होंगे, रियल होंगे, तो कहेंगे कि उस स्थिति में कि ये कट कर रही है 2 पॉइंटों पर। तीसरा कंडीशन बनेगा कि अगर ये 2 डिग्री में आर का इक्वेशन है लेकिन बोथ रूट इमेजिनरी हो गए तो पक्का है लाइन दूर से जा रही होगी, कट कहीं नहीं रही होगी। तो ये तीनों केस हैं। थोड़ा इसको आप आसानी से देख करके अगर पढ़ लें तो वीडियो पॉज करके, तो फिर चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेंजेंट टू द जनरल कोनिक। तो आपको यहाँ पर दिया गया है, कोई कोनिक दिया गया है, कोनिक के किसी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज कीजिए x1 और y1 पर मुझे टेंजेंट ड्रा करना है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कल्पना करेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए कोई लाइन यहाँ से ऐसे पास कर रही है इस पॉइंट से, और सपोज करिए कि ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो लाइन का इक्वेशन वही आप बना सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1, और m चूँकि थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा स्लोप। तो y माइनस y1, m का वैल्यू tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ से मैं x माइनस x1 कर दूँगा। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? इसका बनाएंगे x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, या इसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m इक्वल टू r लेट कर लीजिए। ओके, इस तरीके से मान सकते हैं कि कोनिक को एक पॉइंट पर कोई लाइन ऐसे कट करती हुई जा रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो अब हम यहाँ से टेंजेंट की जब बात करेंगे, यहाँ लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इतना इस पॉइंट पर टेंजेंट। तो यहाँ पर हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसको 2 बिंदुओं पे कट करेगी। अगर दोनों बिंदु अगर सेम हो जाएं, मतलब दोनों वैल्यू सेम हो जाएं, तो ये जो कट वाली लाइन है यही टेंजेंट बन जाएगी। इसी आइडिया का हम इसमें यूज करेंगे। तो सपोज करते हैं कि लाइन पर वो कौन सा बिंदु है जो कोनिक पर भी होगा। तो लाइन का जो यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है वो हो जाएगा r जो लेट किया गया है LR, L का इसमें मल्टीप्लाई करके x1 को उधर ऐड कर देंगे, x1 mr प्लस y1। ओके, ये जो पॉइंट होगा ये कोनिक पर होगा, तो कोनिक के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो कोनिक के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, यही सब चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है और कोनिक के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया जा रहा है, तो यहाँ पर सेटिस्फाई करा दिया जैसा कि पिछले में किया था। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वही टर्म बनेगा कि एक आर स्क्वायर का टर्म बन जाएगा, फिर एक टर्म यहाँ पर आर का बनेगा इतना बड़ा लेकर के पूरा, और एक टर्म होगा f(x1, y1). तो आपको पता है कि यहाँ पर जो कोनिक दिया गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कोनिक। तो x1 y1 कोनिक पर है तो पक्का है कि f(x1 और y1) x1 y1 को कोनिक सेटिस्फाई करेगा, तो इसी कोनिक में x1 y1 को पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर, इस टर्म को हम हटा देंगे और ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें आर स्क्वायर बचेगा और इस तरीके से आर वाला टर्म बचेगा। ओके, तो यहाँ से अब हम इसको ऐसे जज करेंगे कि यही जो लाइन है, यही लाइन है, तो ये जो आर का वैल्यू है, आर के 2 वैल्यू आएंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है तो 2 वैल्यू आएंगे, और दोनों वैल्यू क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा हमारा टेंजेंट। ठीक है, तो सेम होने के लिए हम यहाँ पर आइडिया यूज करेंगे कि जैसे कि कोई इक्वेशन होता है, सपोज करिए कि AR² प्लस BR
प्लस सी इक्वल टू 0। आर के दोनों वैल्यू सेम कब होते हैं? जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac ऐसा यूज किया जाता है, तब आर के दोनों वैल्यू सेम हो जाते हैं। तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें तो देखिए इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। चाहे तो आप आर को कॉमन ले लीजिए। आर को अगर यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक आर बचेगा और यहाँ पर कोई आर नहीं बचेगा। ओके, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट r इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से r का वैल्यू 0 हो जाएगा। जो दूसरे ब्रैकेट में है, तो दूसरे ब्रैकेट में अंदर वाला है। तो अगर मान लीजिए मैं इसको 2 का मल्टीपल, जैसे r है और कुछ और दूसरे ब्रैकेट में है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो आइदर r0 r दूसरा वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो यहाँ से भी हम जज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम इस तरीके से सोचें जो बहुत ही सिंपल हो। तो सिंपल यही है कि ये जो लाइन है, जैसे कोई कोनिक को लाइन कट कर रही है, तो ये टेंजेंट कब बनेगा? जब इसके बोथ रूट सेम हो जाएंगे। दो बिंदु पर काटने के बजाय एक ही बिंदु पर कट करें तो इस स्थिति में टेंजेंट बन जाएगी। तो हम वही यूज कर लें, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। तो b के जगह पे तो इतना बड़ा होगा, इतना। r को छोड़ करके 2 भी ले लेंगे, हम यहाँ से 2 भी ले लेंगे और साथ में इतने बड़े वैल्यू को ले लेंगे। ये हो जाएगा b का वैल्यू, और a का वैल्यू इतना बड़ा होगा, ये वैल्यू होगा b का, लेकिन इसमें c का वैल्यू है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो इसलिए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, c का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि b बराबर 0। तो जो b का वैल्यू है उसी को हम 0 कर दें तो हमें यहाँ से मिलेगा क्या? यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू ax1 प्लस hy1 प्लस g के साथ l, फिर प्लस 2 एकदम बाहर रहेगा, 2 को एकदम बाहर कर दीजिए। दूसरे में hx1 प्लस by1 प्लस f के साथ m इक्वल टू 0। तो 2 को डिवाइड कर देंगे तो यही बचेगा, तो इतना बराबर 0। तो यही लास्ट में इतना दिखाया है। यही देखिए ax1 hy1 प्लस g l प्लस इतना इक्वल टू 0। तो यही बनता है कंडीशन, ठीक है, कि वो लाइन स्पर्शी लाइन बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। ओके, लेकिन उस लाइन के इक्वेशन में एक चीज़ दिया हुआ है, l तो हम अपने से डिज़ाइन किए हुए हैं। तो x माइनस x1 बाई l, y माइनस y1 बाई m इक्वल टू r। तो अगर मैं यहाँ से l को हटाऊँ, l को रिप्लेस कर दूँ, तो l के जगह पर मैं ले सकता हूँ, l को उधर ले जाऊँ तो l इक्वल टू x माइनस x1 अपान r हो जाएगा। इसी प्रकार m को ऊपर ले जाऊँ तो m इक्वल टू y माइनस y1 अपान r। तो अब मैं करूँगा कि l और m को रिप्लेस कर दूँगा। तो इसी l के जगह पर मैं अब पुट करने वाला हूँ x माइनस x1 बाई r, और m के जगह भी मैं पुट करूँगा y माइनस y1 बाई r। तो दोनों में नीचे r रहेगा, तो r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा। तो बस आइडिया मिला कि मैं l के जगह पर रिप्लेस कर दूंगा x माइनस x1 और m के जगह पर y माइनस y1। तो इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके फिर हम यहाँ तक आएंगे, x इंटू समथिंग, फिर y इंटू समथिंग प्लस gx1 fy1 प्लस c इक्वल टू इतना बड़ा टर्म बनेगा। तो आपको पता है कि जो x1 है, x1 और y1 वो कोनिक पर ही है, और कोनिक का इक्वेशन यही है। कोनिक का इक्वेशन x कमा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ओके, तो x1 y1 कोनिक पर ही है, तो इसलिए ये 1 यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1 1 सबको सेटिस्फाई करेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कोनिक का इक्वेशन। तो इसलिए ए टर्म 0 हो गया है। ए टर्म 0 होने से इक्वल टू के उस साइड वाला ए टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ये फर्स्ट टर्म यहाँ से बचेगा, सेकंड टर्म यहाँ से, थर्ड टर्म यहाँ से बचेगा। तीनों इस प्रकार से बच जाएंगे, इसको इस तरीके से बच जाएंगे। ओके, तो अगर मैं इसको C1 कहूँ, इतने बड़े टर्म को C1 कहूँ, और ये जो निकाला गया है ये एक ट्रिक है। जैसे कि आपको पता है
कि f बराबर क्या है। f का वैल्यू है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब मैं इसका निकाल दूँ डेल एफ बाई डेल एक्स कर दूँ तो हो जाएगा यहाँ से 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। ओके, अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, यहाँ से भी 2 गायब हो जाएगा, यहाँ से भी 2 गायब हो गया, तो मैं इनको हटा देता हूँ। ओके, हटा दिया। अब ये किस पॉइंट पर निकाला गया है, x1 और y1 पर। तो अगर मैं x1 y1 पर इसके स्लोप को निकालूं, जो पार्शियल स्लोप है या पार्शियल डेरिवेटिव, तो एट x1 y1 पर मैं बात करूंगा तो यहाँ हो जाएगा x1 और यहाँ हो जाएगा y1। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट में आया हुआ है एग्जैक्टली यही आया हुआ है ना, इसलिए x इंटू जो इतना बड़ा है इसी को रिप्लेस कर दिया हाफ डेल एफ बाई डेल एक्स एट x1 y1। सिमिलरली जो यहाँ पर y है, y इंटू जो इतना आएगा इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करके देख लीजिए, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा डेल f बटा डेल y इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से होगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। अब अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 सब कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए। अब इसी को निकाल लीजिए एट x1 y1, तो आपको मिलेगा यहाँ पर x1 y1 और f। तो अब ज़रा इसको ऑब्जर्व करिए, hx1 by1 f ऊपर भी लिखा है, तो हम इसके जगह पर हाफ डेल एफ बाई डेल वाई एट x1 y1 इसको यहाँ पर कैलकुलेट करके रख देता हूँ और लास्ट में c1 इक्वल टू 0। तो जो ये आप देख रहे हैं यही बन जाता है किसका, कोन का इक्वेशन। या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मतलब सबका मल्टीप्लाई कर दें तो ये इस टाइप के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, ये याद करने का, और इस पूरे को t से डिनोट करते हैं और t बराबर 0 हो जाता है। तो एक्चुअली याद करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, तो ध्यान से देखिए। जैसे कि आप कहते हैं ax² प्लस 2hxy, तो 2hxy को आप ऐसे लिखिए h और xy प्लस yx। ओके, फिर यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ए मिस प्रिंट है, यहाँ पर b होना चाहिए, तो b के साथ y² प्लस g को लिखिए, 2gx होता है तो x प्लस x लिख दीजिए। फिर fy होता है 2fy, तो 2f और y जहाँ y प्लस y लिख दीजिए प्लस c इक्वल टू 0। तो अब करते क्या हैं कि जो ये x² है इसी के जगह पर x(x1) यूज कर लेते हैं, y² के जगह पर देखिए x² के जगह पर x(x1) यूज कर लीजिए इस तरीके से, y के जगह पर y² के जगह पर y(y1) यूज कर लीजिए, और जो xy(yx) है जो यहाँ पर लिखा है xy प्लस yx, इसको xy1 प्लस yx1 इससे डिनोट कर दीजिए। इसी प्रकार से gx प्लस x लिखा हूँ, इस x को x1 से रिप्लेस कर दीजिए, fy प्लस y1 है इसको आप y1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो फाइनली जो टर्म मिलता है उसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो रिप्लेस करने का जो तरीका है वो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर h नहीं, यहाँ पर b रहेगा, तभी by² बनेगा। तो इसी ट्रिक का यूज करके हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो अब हमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे इसको बनाएं। तो फाइनली ये b होगा, और रिप्लेस करेंगे किसको कैसे, तो यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, x² के जगह पर x(x1), y² के जगह पर y(y1), ठीक है, और 2xy के जगह पर x1y प्लस xy1, और फिर x प्लस x1 के मतलब 2x के जगह पर x प्लस x1, 2y के जगह पर y प्लस y1। ठीक है, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म रहता है एज इट इज़ रहेगा। तो सिंपल है कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन है जो दिया गया है, जनरल इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
को एट x1 y1 पॉइंट पर जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो होगा ax(x1) प्लस hx(y1) प्लस yx1 प्लस by(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 और प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे लिखने का, तो ये इजी वे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जैसे कि मान लीजिए कोई कोनिक है और इस कोनिक में के लिए एक लाइन दिया हुआ है lx प्लस my प्लस n। तो ये लाइन इस कोन को कब टच करेगी, इसी के लिए कंडीशन हमें फाइंड करना है। टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन में टच द कोनिक, इस कोनिक को कब टच करेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हम मान लेते हैं कि इस कोनिक को पॉइंट x1 y1 पर टच करेगा। तो x1 y1 पर जब टच करेगा तो इसका टेंजेंट क्या होगा, ठीक है। अभी पिछले सेक्शन में पढ़े हैं कि किसी कोनिक एफ एक्स वाई बराबर 0 के पॉइंट x1 y1 पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन बनाया जाए तो वो इक्वेशन क्या होगा, इस फार्मूले से जनरेट होता है। जस्ट इसके ऊपर, ओके, ये जो इतना लिखा गया है इसको हटा देते हैं, इसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यही चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। इस पॉइंट को ध्यान से यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ओके। ये जो लाइन लिखा गया है इतना बड़ा, इसी लाइन को वहाँ पर कॉपी कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो हो गया टेंजेंट लाइन, लेकिन ये जो दिया गया लाइन है ये टेंजेंट बनना चाहता है। तो इस पॉइंट पर ये जो लाइन है कहा जा रहा है टेंजेंट पॉइंट है। तो एक्चुअली जो नया टेंजेंट लाइन बना हुआ है वो लाइन और ये लाइन दोनों सेम होंगे। जब सेम होंगे मतलब दोनों सेम रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि दोनों टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेंजेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों के मल्टीप्लायर तो अलग अलग हैं, तो उनके रेशियो बराबर होंगे। तो उनके रेशियो को बराबर कर लेते हैं। तो इस लाइन में एक यहाँ पर है और दूसरा ये नीचे दिया गया है इसमें। इन दोनों से मैं उनके कोफिशिएंट के रेशियो को मैं इक्वल कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट नीचे इसका L, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पर इतना बड़ा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर L है। और उसी प्रकार यहाँ पर y का कोफिशिएंट यहाँ पर m है, उसी प्रकार कांस्टेंट का कोफिशिएंट और यहाँ पर n है। तो तीनों को बराबर कर दिए और फिर इक्वल टू यहाँ पर लैम्डा कर दिए। तो अब इस कंडीशन में हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि ax1 प्लस hy1 प्लस g। अब L का इस साइड मल्टीप्लाई करिए तो L लैम्डा, फिर उसको इस साइड लाइए तो माइनस L लैम्डा इक्वल टू 0। इसी प्रकार तीनों को कर लीजिए, ओके। जैसे हम को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m लैम्डा हो जाएगा और इतना hx1 प्लस by1 प्लस f इक्वल टू m लैम्डा, फिर m लैम्डा को इस साइड लाएंगे तो माइनस m लैम्डा इक्वल टू 0। ऐसे तीनों को कर लीजिए। तो ये तो हो गया हमारे पास 3 इक्वेशन। और जो चौथा इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, चूँकि कोनिक के पॉइंट x1 y1 पर हम टेंजेंट मान रहे हैं खींचा जाए, तो ये जो लाइन है lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ये भी टेंजेंट ही बने तो पक्का है कि इस बिंदु से ये पास करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, lx1 प्लस my1 प्लस n इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a बना दिया। अब इसी में अपने से -0 इंटू लैम्डा बराबर 0 कर दिया। तो हमारे पास कुल 4 इक्वेशन बन गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 और 6। अब इन 4 इक्वेशन से हमें x1 तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें कंडीशन चाहिए। तो हमें गिवन क्या क्या है, सिर्फ L M N दिया है और fx(y) इक्वल टू 0। तो इसमें a b c f g h ये सब दिया हुआ है। हमें x1 y1 तो दिया नहीं। x1 y1 जो हम मान के चल रहे हैं कि कोनिक पर कोई बिंदु है जहाँ पर ए लाइन टच करेगी। तो ए एज अ मैथमेटिक्स का कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब जो केमिस्ट्री में आप उत्प्रेरक पढ़ते हो उसी प्रकार है। ये आया, अपना रोल किया, अब इसे हटाना है। तो हटाने का सेंस ये होगा कि अब हम इन चारों इक्वेशन में से x1 y1 और लैम्डा को एलिमिनेट कर देंगे। तो एलिमिनेट करने के लिए इसमें करते क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 दिखा देते हैं। तो वो कैसे होगा, पहले वाले से देखिए a
फिर H, फिर G, और फिर यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पर, चूँकि इसको हम कह सकते हैं माइनस लैम्डा इंटू एल। अगर हम इसको थोड़ा सीधा करें, इसे आप ऐसे देख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं AX1 प्लस HY1 प्लस G प्लस L माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। दूसरे को लिख सकते हैं HX1 प्लस BY1 प्लस F प्लस M माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तीसरे में लिख सकते हैं GX1 प्लस FY1 प्लस C प्लस N माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। चौथे में लिख सकते हैं, यहाँ जो लिखा है मैं लिख सकता हूँ LX1 प्लस MY1 प्लस N प्लस 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो चारों से एलिमिनेट करेंगे तो चारों का इस प्रकार से बनाएंगे। ऊपर से सॉरी यहाँ पर L रहेगा L। फिर दूसरे में हम क्या बनाएंगे HBF और फिर M। तीसरे में बनाएंगे GFC और फिर यहाँ पर N। और फिर चौथे में क्या बनाएंगे, चौथे में बनाएंगे LMN और यहाँ पर 0। तो यही जो मैट्रिक्स होती है, यही कंडीशन होता है। एक कंडीशन कैसा है, कंडीशन सिंपल है कि अगर कोई लाइन LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 किसी कोनिक AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 को अगर टच करता है तो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी कंडीशन बना हुआ है, इसी का हम यूज करते हैं। बाकी कैलकुलेशन के लिए ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है, हाँ एक चीज़ और है कि अगर मुझे टेंजेंट, सपोज करिए कि टच पॉइंट पता करना है तो मुझे x1 और y1 निकालना होगा, तो हम इसी लास्ट लाइन का फिर से हेल्प लेंगे। इस लाइन का जो इक्वेशन नहीं बना है बराबर लैम्डा लिखा है, तो इस लास्ट लाइन को फिर से लिखेंगे। तो इस लास्ट लाइन को फिर से यहाँ पर देखिए लिखा गया है। ओके, ऐसा करके अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि इस इक्वेशन से, जैसे कि GX1 FY1 प्लस C अपान N, ठीक है, और यहाँ से HX1 B अपान M और इतना, तो 3 तो दिए गए हैं, तो 3 की हेल्प से करिए क्या, 2-2 ठो ले करके 2 ठो इक्वेशन बना लीजिए। 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यू पता कर लीजिए, यही हो जाएगा टच पॉइंट। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ज़रूर देखें, बारीकी से देखें, कमेंट करें ताकि हम अपने में सुधार करें, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।